गुड मॉर्निंग एकता जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये रिकॉर्डिंग जी जरा हो जाए एक बार चालू, फिर मामला शुरू करते हैं हम लोग। चलिए जी। रिकॉर्डिंग देवी जी जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं। देखिएगा बेटा, आज हम लोग जो चैप्टर आप लोगों का शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। आज हम लोग अपने सारे के सारे पॉइंट्स देखेंगे ईएमआई को लेकर के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे छोटा सा पॉइंट जो आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा, वो ये ध्यान रखेंगे कि जो ईएमआई है वो बेसिकली हुआ क्या करता था, क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या पॉइंट्स थे आपके पास। ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर अपना प्रिपेयर करना है, जो ध्यान रखना है, वो क्या चीज रखनी है कि भाई दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस, या तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड मोशन में हो जाए, और जो हमारी कॉइल है वो कैसे रहे, रेस्ट पर रहे। और अदरवाइज सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी कॉइल है बेटा, ये कॉइल तो मोशन में आ जाए, ठीक है, और जो हमारे पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेस्ट पर आ जाए। ठीक है। तो चाहे आपके पास पहली सिचुएशन रहे, चाहे आपके पास ये दूसरी वाली सिचुएशन रहे, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर हमारे पास एक ईएमएफ एंड कॉन्सिक्वेंटली एक करंट का इंडक्शन हो जाएगा, जो कि कब तक रहेगा, जब तक हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मोशन में हो, या फिर जब तक हमारी जो कॉइल है वो मोशन में हो। ठीक है। अगर अरेंजमेंट रेस्ट पे आ जाता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी रुक जाती है, आपकी कॉइल भी रुक जाती है, तो तुरंत आपका जो ईएमएफ है और जिसकी वजह से जो करंट बन रहा था, दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो पहली सिचुएशन थी हमारे पास, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड मोशन एंड कॉइल एट रेस्ट, तो ये हमारे पास कौन सा केस हो जाता है, ये इस तरीके से कि भाई ये हम लोगों ने एक मैग्नेट लिया इस तरीके से। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना कि अगर मैग्नेट ले रहे हैं तो मैग्नेट के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर की तरफ, मैग्नेट से बाहर की तरफ, वो हमेशा कैसे रहती है बेटा, इस तरीके से, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से आउटवर्ड हो जाएगी और साउथ से जो है वो इनवर्ड हो जाएगी, इस तरीके से। पर अगर हम बात करते हैं उसके अंदर, तो वो अंदर जो डायरेक्शन रहती है बेटा, वो हमेशा कैसे रहती है, साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से। तो अगर हम लोगों ने अपनी इस मैग्नेट को, ये हम लोगों ने क्वाइल कंसीडर कर ली यहां पर इस तरीके से करके, और इस क्वाइल को कनेक्ट कर देना है बेटा आप लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी मैग्नेट को इस क्वाइल के नियर बाय मूव कराएंगे, तो तुरंत यहां पर कौन इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वही ईएमएफ फर्दर वहां पे क्या बनाएगा, करंट बना देगा। तो ये तो वो सिचुएशन है जिसमें कि हमारी मैग्नेट मूव करती है और जो हमारी क्वाइल है वो रेस्ट पर रहती है। और अगर आप बात करते हैं अपनी सेकंड सिचुएशन को लेकर के, ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ले ली अपनी इस तरीके से नॉर्थ, और ये साउथ, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, दिस वे, नॉर्थ से साउथ। और ये ले ली बेटा आप लोगों ने अपनी एक क्वाइल यहां पर इस तरीके से। ठीक। और जैसे ही आप लोग अपनी क्वाइल को मूव कराएंगे, तो क्वाइल के मोशन की वजह से यहां पर तुरंत कौन इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ, और वही ईएमएफ जो है कॉन्सिक्वेंटली वहां पर क्या बना देगा, करंट। सो दैट फिनोमिना इज टर्म्ड एज व्हाट, ईएमआई। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या नाम देते हैं वहां पे, ईएमआई, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फर्दर ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक पॉइंट है आपका ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हमारे पास, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। ठीक है। यही आपके पास फैराडे का फर्स्ट लॉ बन जाता है बेटा।
ठीक, तो पहला पॉइंट सभी को ध्यान रहेगा अच्छे से कि सिंपली या तो हम लोग मैग्नेट को कॉइल में मूव कराएं और या फिर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं, तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर करंट बनेगा। और वो ईएमएफ और करंट सिर्फ और सिर्फ तभी तक रहेगा जब तक हमारे पास मैग्नेट मोशन में हो और या फिर कॉइल मोशन में हो। पहला पॉइंट सभी का हो जाएगा बेटा अच्छे से एकदम, ठीक है। देन इसके बाद देखिए बेटा, जब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं हम लोग, सो ये तो हमारा हो गया फैराडेज का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। नाउ इसी के साथ हमारे पास कहानी आ जाती है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई को लेकर के, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फैराडेज के सेकेंड लॉ को लेकर के बेटा, तो यहां पर हमारे पास पॉइंट क्या बनता है कि भाई जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, एंड अलोंग विद नेगेटिव साइन। और ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन यहां पर किस चीज के लिए रहता है हमारे पास, लेंजेस लॉ के लिए। तो लेंजेस लॉ ने क्या कहा था कि भाई ईएमएफ जिसकी वजह से आएगा उसी को हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर अगर हम पॉइंट देखें फैराडेज के सेकंड लॉ को लेकर के, तो ये हो जाता है हमारे पास E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाय डी टी, इस तरीके से, ठीक है। जिसमें कि नेगेटिव साइन हमारे पास क्या हो गया, हमारी लेंजेस लॉ, और लेंजेस लॉ ने हम लोगों से क्या बोल दिया कि भाई ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज, will always oppose the cause which is producing it, ठीक है, कि भाई ईएमएफ जिसकी वजह से बनेगा, ठीक है, फाइनली वो उसी को क्या करना शुरू कर देता है, अपोज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपने फैराडेज के सेकंड लॉ में। एंड फैराडे के सेकंड लॉ के अंदर जो नेगेटिव साइन आया, वो नेगेटिव साइन किसके लिए हो गया, लेंजेस लॉ के लिए। और इसी के साथ यहां एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि भाई जो लेंजेस लॉ है, लेंजेस लॉ always obeys law of कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो लेंजेस लॉ है वो हमेशा किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को। जिसमें हम लोग क्या किया करते हैं, ये देखिए ध्यान से कि भाई ईएमएफ हमारे पास कितना बना, माइनस ऑफ डी फाई बी बाय डी टी, ये चीज आई बेटा हमारे पास, ठीक है। जिसमें कि ये जो नेगेटिव साइन है ये किसके लिए हो गया, लेंजेस लॉ के लिए। अब अगर लेंजेस लॉ को देखें तो लेंजेस लॉ ने ये बोला कि भाई ईएमएफ जिसकी वजह से आ रहा है उसी को अपोज करेगा, ठीक है। अब अपोजिशन हुई तो हमारी जो मैग्नेट का मोशन है या जो क्वाइल का मोशन है वो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके रुकना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हमारी मैग्नेट या फिर हमारी क्वाइल रेस्ट पर आ जाती है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना वो भी जीरो हो जाएगा। और अगर हम लोग चाहते हैं कि वहां पर ईएमएफ बनता रहे, ईएमएफ जीरो ना हो, तो हमें फिर से वर्क डन करना पड़ेगा। और हम जो वर्क करेंगे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के क्या रहेगा, अगेंस्ट, जिसकी वजह से हम लोग एक नेगेटिव साइन और लगा देते हैं, जिससे कि हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या लिखा जाता है, दिस डी फाई बी बाई डी टी, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमने लिखा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, तो वो जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है लेंजेस लॉ को। और जब हम लोग उसको पॉजिटिव में लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमने किस कंसेप्ट को यूज कर लिया है कि लेंजेस लॉ किसे ओबे कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को। तो ध्यान रखना है, लेंजेस लॉ का नेगेटिव साइन हम मैग्नीट्यूड लेके नहीं हटाते, वो किस पॉइंट से हटाया जाता है कि लेंजेस लॉ जो है वो किसको ओबे कर रही होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को। जिसमें कि जो ईएमएफ जीरो होने लगता है उसको जीरो होने से बचाने के लिए हम लोग जो वर्क डन करते हैं वो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट रहता है। और अगेंस्ट वर्क डन जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, नेगेटिव साइन के साथ। तो हम लोग एक नेगेटिव और लगा देते हैं और फाइनल रिजल्ट हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये फैराडेज के जो दोनों पॉइंट्स हैं लॉ वाले, ये सभी के हो जाएंगे बेटा अच्छे से। फैराडेज के ये दोनों पॉइंट सभी के अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, देन इसके बाद देखिए बेटा, अब यहां से जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आप लोगों के पास, दैट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंडक्शन। अब देखिए भाई, अब इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप लोग जैसे क्लास में हमने वो पूरे
पॉइंट्स देखे थे कि इधर से अपोज करेगा, उधर से अपोज करेगा, वो सारे सारे लेके चले, सो इट विल टेक मोर टाइम, काफी ज्यादा समय ले जाएगा वो। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि सपोज ये आपके पास एक कॉइल रखी हुई है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा जी। एकता जी, यू हैव रेज द हैंड। एकता जी जल्दी से बताइए बेटा। अच्छा, मैसेज ड्रॉप किया है आपने। सर तो क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? नेगेटिव के साथ वाला यूज करना है बेटा हमेशा। ठीक है एकता। जो फॉर्मूला यूज करेंगे आप बेटा, वो नेगेटिव के साथ वाला यूज करना है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी वाला। ठीक है, चलिए जी। सो ये देखिए भाई, आप लोगों के पास एक ये क्वाइल रखी है, सपोज द क्वाइल इज एक्स। ठीक है, ये आप लोगों का मैग्नेट है, सपोज ये नॉर्थ और यहां से ये साउथ, एंड योर मैग्नेट इज मूविंग नियर द क्वाइल। आप लोग अपनी क्वाइल के नियर बाय जा रहे हैं। ठीक है, एंड यू आर ऑन द सेम साइड, जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो सेम साइड ऑफ द मैग्नेट पर है। डन। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके का केस आ जाता है, ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड पोलैरिटी होगी, ठीक है, सो दैट विल बी द सेम, सेम पोलैरिटी विल बी इंड्यूस। मतलब नॉर्थ नियर बाय गया तो इंडक्शन भी किसकी होगी? नॉर्थ की, क्योंकि लेंजेस लॉ ने क्या बोला था? अपोजिशन। तो नॉर्थ को अपोज कौन करेगा? नॉर्थ ही करेगा। तो अगर सेम साइड से बंदा खड़ा होकर के देख रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो सेम साइड पर है आपका, ठीक है, तो पोलैरिटी क्या देखेगा? सेम। बट अगर आपका अपोज जो ऑब्जर्वर है वो अपोजिट साइड पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है ऑब्जर्वर, ठीक है, तो देखो जब ऑब्जर्वर राइट साइड पर था तो उसको क्या दिखा? नॉर्थ दिखेगा। डन। बट जब वही ऑब्जर्वर अपोजिट साइड पर आ गया, तो जब एक साइड नॉर्थ पोलैरिटी आई तो वो दूसरी साइड क्या नजर आएगी? साउथ पोलैरिटी आएगी। तो अगर ऑब्जर्वर अपोजिट साइड पर है, ठीक है, सो आप लोग क्या लिखेंगे यहां पर? दैट अपोजिट पोलैरिटी विल बी इंड्यूस्ड। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं कहा जाता ना कि ऑब्जर्वर कहां पर है, तो बाय डिफॉल्ट उसको उसी साइड पर रखते हैं जिस साइड पर आपकी मैग्नेट रहेगी। ठीक है, तो ये चीज कब ध्यान रखनी है? ये वाला केस, व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग नियर द क्वाइल। तो अगर मैग्नेट क्वाइल के नियर बाय मूव करती है एंड द ऑब्जर्वर इज ऑन द सेम साइड, द सेम पोलैरिटी विल बी इंड्यूस्ड, एंड इफ द ऑब्जर्वर इज ऑन द अपोजिट साइड, द अपोजिट पोलैरिटी विल बी इंड्यूस्ड। ये तो कब है? व्हेन मैग्नेट इज मूविंग नियर टू द क्वाइल, जब मैग्नेट क्वाइल के नियर बाय जाएगी। अब इसी का अपोजिट केस कर दो, कि सपोज भाई ये रही तुम्हारी क्वाइल, ये तुम्हारी मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, नाउ द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द क्वाइल। जो मैग्नेट है वो क्वाइल से दूर जा रही है, और तुम्हारा ऑब्जर्वर अगर सेम साइड ऑफ द मैग्नेट है, ठीक है, सो इन दैट केस अपोजिट पोलैरिटी विल बी इंड्यूस्ड, अपोजिट पोलैरिटी विल बी इंड्यूस। भाई देखो, नॉर्थ जो है वो भाग रहा है, ठीक है, अब इसके मोशन को अपोज कराना है, तो नॉर्थ के मोशन को अपोज कराना इस तरीके से कि वो उसको भागने से रोके, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। तो नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन करेगा? साउथ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि नॉर्थ जब दूर जा रहा है, ठीक है, तो उसको वापस अट्रैक्ट करने के लिए साउथ, तो इस वजह से हमने क्या लिखा? अपोजिट पोलैरिटी विल बी इंड्यूस्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जर्वर। बट अगर आपका ऑब्जर्वर जो है वो अपोजिट साइड पर आ जाता है, ठीक है, तो जब राइट साइड पर हमने देखा कि साउथ आ रही है, तो लेफ्ट साइड पर हमें क्या नजर आएगी? नॉर्थ नजर आएगी। तो इन दैट केस हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे बेटा? सेम पोलैरिटी विल बी इंड्यूस्ड, कि जो पोलैरिटी बनेगी वो आपके पास सेम पोलैरिटी बनेगी बेटा। ठीक, तो ये चार सिचुएशंस बन जाती हैं। दो सिचुएशंस आपके पहले केस में व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग नियर टू द कॉइल, और दो सिचुएशंस आपकी उस केस में व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। ठीक है, तो चार पॉइंट तो ये ध्यान रखोगे। इसके बाद पॉइंट क्या आता है आपके पास कि भाई सपोज अगर आपके पास यहां पर ये एक कॉइल है, ठीक है, और इसके नियर बाय एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर आपके पास रखा हुआ है, और इसमें जो करंट है ये करंट इंक्रीज करता है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, ये जो करंट है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है।
इस सिचुएशन में वी विल वट जो हम लोग सिचुएशन में करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, विल मैच द एरो, विल मैच द एरो इन क्वाइल इन अपोजिट डायरेक्शन। आप लोग क्वाइल के अंदर जो एरो मैच करेंगे वो कैसे मैच कर देना है, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई देखिए, अगर करंट में राइट साइड एरो है तो ये जो क्वाइल है इसमें क्या कर देना है आपने, लेफ्ट। तो जैसे ही आप ये लेफ्ट करेंगे तो आपके पास इसी के हिसाब से कंप्लीट करो तो आपके पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, पूरी की पूरी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एरो अपोजिट कब मैच करना है, जब आपके पास करंट क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो। ठीक है। और दूसरा केस क्या बनेगा कि भाई अगर ये तुम्हारी लूप है, ठीक, यहां पर ये तुम्हारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया और इसमें जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। अगर डिक्रीज कर रहा है सो इन दैट केस मैच द एरो इन सेम डायरेक्शन। तब आप लोग क्या करेंगे, एरो को कैसे मैच कर देना है, सेम डायरेक्शन में मैच कर देना है। तो जब आप सेम डायरेक्शन में मैच करेंगे बेटा तो ये इस तरीके से हो गया और ये बन जाएगा तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज दिस वे। तो दो सिचुएशंस ये कि अगर करंट इंक्रीजिंग है देन मैच द एरो इन द नेबरिंग कॉइल विद द अपोजिट डायरेक्शन, एंड इफ करंट डिक्रीजिंग है देन मैच द एरो इन द नेबरिंग कॉइल विद द सेम डायरेक्शन। सो ये टोटल 6 सिचुएशंस तो ये हो गई तुम्हारी। ठीक है। एंड 7 सिचुएशन जो कि बहुत बेसिक सी आ जाती है कि भाई अगर आपके पास करंट स्टेडी है, इफ करंट इज स्टेडी, अगर स्टेडी करंट है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। अगर चेंज इन फ्लक्स जीरो हो गया तो इन दैट केस नो इंडक्शन। तो इस सिचुएशन में हमारे पास कोई भी इंडक्शन किसी भी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगी। सर ईएमएफ के साथ कैसे होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तेंजिल जी। जो करंट की डायरेक्शन आई है अगर उसी को आप अपोजिट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा बेटा। तेंजिल जी ओके है, ध्यान रखिए जो करंट की डायरेक्शन आई है उसी को अपोजिट कर लो तो वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, ईएमएफ मिल जाएगा वहां पर। ठीक है। चलिए अब देखिए एक सिचुएशन, एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं छोटा सा यहाँ पे। क्या पता एग्जाम्स में आप लोगों को मिल भी जाए ये। आप लोगों से कहता है क्वेश्चन के अंदर दैट यू नीड टू डिटरमाइन द पोलैरिटीज, डिटरमाइन polarities on प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। और आपके पास जो सिचुएशन दी गई है बेटा वो कुछ इस तरीके से दी गई है यहां पर। ये एक कॉइल दे दी है, इसमें एक एक कैपेसिटर अटैच कर दिया यहाँ पे। सो दिस इज एक्स प्लेट, दिस इज वाई प्लेट। ठीक है। और आप लोगों के पास जो मैग्नेट है वो यहां से लेफ्ट साइड से हम लोगों ने कंसीडर करी। So this is north, this is south, and magnet is moving near to the coil. ठीक है। and your observer is on the right side. सबसे पहले तो ये बताइए जो ऑब्जर्वर हमारा राइट साइड पर है इसको पोलैरिटी कौन सी नजर आने वाली है बेटा। ओके सो नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो लेट्स चेक इट आउट, देख लेते हैं एक बार। भाई व्हेन मैग्नेट इज मूविंग नियर टू द कॉइल वी विल हैव द सेम पोलैरिटी। तो अगर ऑब्जर्वर हमारे पास इधर रहेगा ऑन द लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड पर उसको कौन सी पोलैरिटी दिखेगी, साउथ। पर हमारा ऑब्जर्वर अभी है कहां पर, राइट पर। तो अगर लेफ्ट पे साउथ है तो राइट पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर जो पोलैरिटी बनी वो कौन सी बन गई, नॉर्थ पोलैरिटी बन गई। इस तरीके से अगर नॉर्थ पोलैरिटी बनी, ऑब्जर्वर जो कि राइट साइड से देख रहा है, तो इसके लिए जो करंट होगा बेटा वो कैसे हो जाएगा, दिस वे, ऐसे करके इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो ध्यान से देखिए, आपके पास कैपेसिटर की जो प्लेट वाई है, प्लेट वाई पर करंट एंटर कर रहा है। तो जिस प्लेट पर करंट को एंट्री मिलेगी कैपेसिटर के लिए, वो प्लेट तुम्हारी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वो प्लेट चार्ज होनी शुरू होगी सो दैट प्लेट विल अटेन्स हाई पोटेंशियल। दैट मींस उस पर किस तरह की पोलैरिटी आ जाएगी, पॉजिटिव। और जैसे ये प्लेट पॉजिटिव होगी तो जो कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है
जो नियर बाय प्लेट होगी इंडक्शन की वजह से वहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव। इस तरीके से इसका मतलब आपकी जो प्लेट y है विल गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट x जो है विल गेट नेगेटिवली चार्ज। अब कुछ बच्चे यहां पर ये सोचेंगे कि यार पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव में करंट एंटर करता है। बेटा ध्यान से सोचो, ये जो करंट तुम्हारे पास यहाँ पे बना, ये तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट है। ये करंट आपके पास यहां बनना शुरू होगा, जो कि आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज करना शुरू करेगा। तो करंट जिस प्लेट पे एंट्री करेगा वहां पर चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से जो प्लेट एक्स है ये क्या बन जाएगी आपकी, पॉजिटिव। और जो इंडक्शन की वजह से होगी एक्स, वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो अब ये इंडक्शन से जो अगर प्रॉब्लम मिलता है तो इसको थोड़ा सा कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। नाउ इसी तरीके से एक सिचुएशन और देखो, ध्यान से समझेंगे इसको बेटा। यहाँ पे भाई सपोज आप लोगों के पास उसने बोला, क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज अंश। क्वेश्चन के अंदर ये था बेटा, देखो दोबारा से देख लो एक बार, आप सिचुएशन हम पलट लेते हैं यहाँ पे। मान लो ये तुम्हारे पास एक कॉइल है, ठीक है। ये कैपेसिटर की प्लेट्स होगी, प्लेट्स ए एंड बी। और ये रही आपकी मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ। आप मैग्नेट को यहां से दूर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। एंड योर ऑब्जर्वर इज ऑन द सेम साइड। ये आपका ऑब्जर्वर यहां पर है, ठीक है। आपको बताना है पोलैरिटीज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो पोलैरिटी आएगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वर जहां पर खड़ा हुआ है उसको कौन सी पोलैरिटी नजर आएगी। तो देखो, नॉर्थ इज मूविंग अवे एंड ऑन द सेम साइड, सो वी विल हैव द अपोजिट पोलैरिटी। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर अभी जो पोलैरिटी बनेगी वो कौन सी पोलैरिटी बन गई, साउथ बन गया, इस तरीके से, ठीक है। अगर साउथ बनता है तो करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो करेगा, इन द क्लॉकवाइज सेंस। तो जो ये करंट बना बेटा हमारे पास, दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। और ये इंड्यूस्ड करंट जब हमारी कैपेसिटर की प्लेट ए पर एंट्री करेगा तो वो कैपेसिटर की प्लेट ए को चार्ज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब कैपेसिटर की प्लेट ए चार्ज होना शुरू होगी, सो दैट विल गेन्स हायर पोटेंशियल। इस वजह से वो क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव से, ठीक है, नियर बाय प्लेट पर क्या होगा, इंडक्शन होगा अपोजिट चार्ज का। तो जो प्लेट बी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब क्लियर हुआ अंश भाई, हो जाएगा या नहीं, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट सिचुएशन, एक सिचुएशन और पकड़ते हैं, इंडक्शन वाले कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं ध्यान से। सपोज तुम्हारे पास यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है इस तरीके से, ये ऊपर जो प्लेट है ये दे दी गई है बेटा आप लोगों को नॉर्थ, और ये दे दी गई है आप लोगों को साउथ, ठीक है। एंड देयर इज अ मेटल प्लेट, यहां पर एक मेटल रॉड है आपके पास इस तरीके से, ठीक। सो द मेटल रॉड बी एक्स वाई and which is moving due right side with the velocity v in the region of this magnetic field which is directed in the downward direction, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ वो कैसे हो जाएगी, इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऐसे राइट साइड जा रही है। तो आपको पता करना है जो ये कंडक्टिंग रॉड रखी गई है यहाँ पे एक्स वाई, इसमें कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पर होगा और कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पर होगा। और ये जो रॉड रखी गई है फिलहाल किस तरीके से, कि जो एक्स पॉइंट है वो हमारी तरफ और जो वाई एंड है वो हमसे दूर, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी हुई है इन सच अ वे, जो एक्स एंड है वो हमारी तरफ हो गया एंड वाई एंड जो है दिस इज अवे फ्रॉम अस। तो जब हमें यहाँ पे पोलैरिटी पता करनी है तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन के अंदर जो बोल रहा है बेटा वो क्या चीज बोल रहा है, दैट पोलैरिटीज ऑन पोटेंशियल ऑन एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई पर पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। तो जब एक्स और वाई पर पोटेंशियल पता करने की बात आई तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन पता करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन हमें कैसे पता लगेगी, जब करंट की डायरेक्शन पता लग जाए। तो करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए याद कीजिए, वी हैव टू यूज द फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और वो भी किसकी हेल्प से, यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स के
राइट हैंड रूल को यूज करके। तो जरा सभी लोग साथ साथ फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल इंप्लीमेंट करो और मुझे बताओ कि यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या बन रही है। राइट हैंड की फोर फिंगर मिडल फिंगर थंब को स्ट्रेच कर लिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो तुमने अपनी फोर फिंगर जो है वो डाउनवर्ड कर दी, थंब को राइट साइड घुमाया, तो देखो मिडिल फिंगर इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, जो मिडिल फिंगर है वो आपसे दूर जा रही है, नहीं जा रही बेटा, सामने वाली वॉल की तरफ जा रही है मिडिल फिंगर, चेक इट आउट। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या बन रही है आपके पास, फिगर के हिसाब से बताइए करंट की डायरेक्शन क्या बन रही है फिर। इफ मिडिल फिंगर इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू, मिडिल फिंगर सामने वाली वॉल की तरफ पॉइंट करती है अगर, तो आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या बन रही है, दैट इज फ्रॉम एक्स टू वाई। बिल्कुल सही भाई, जो करंट की डायरेक्शन है वो आप लोगों ने पता कर दी कि वो एक्स टू वाई आ रही है, ठीक है। अब अगर करंट एक्स से वाई जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वाई से एक्स आएगा, इस तरीके से, ठीक। और बेटा जी अगर इलेक्ट्रॉन ने वाई से अपनी जगह को छोड़ दिया तो यहां किस तरह की पोलैरिटी आ जाएगी, पॉजिटिव। और जाकर के इलेक्ट्रॉन कहां इकट्ठा होना शुरू हो गए, एक्स पर, तो यहां किस तरह की पोलैरिटी आ जाएगी आपके पास, नेगेटिव। इसका मतलब जो तुम्हारा एंड वाई है, ठीक, ये तो हो जाएगा हाई पोटेंशियल पर, और जो तुम्हारा एंड एक्स है ये कैसे हो जाएगा बेटा, लो पोटेंशियल पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट था इंडक्शन वाली चीजों को लेकर के, ठीक, ओके। अंश सॉरी अंश बंसल, दोबारा देखो, पहले ये बताओ करंट की डायरेक्शन क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा, अंश करंट की डायरेक्शन क्लियर हुई बेटा, ओके। फ्लेमिंग्स का रूल इंप्लीमेंट करो, फोर फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर करो, अपने राइट हैंड के जो फोर फिंगर है उसको ऐसे नीचे कर दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फिर घुमा करके थंब को करो राइट साइड, तो मिडल फिंगर तुम्हारी देखो कैसे जा रही है। अंश हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है बेटा, बताओ पहले। हाँ बिल्कुल, टूवर्ड्स टू द स्क्रीन चली गई। अब टूवर्ड टू द स्क्रीन का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोला था ना कि जो एक्स है वो आपकी तरफ और वाई जो है वो आपसे दूर हो गया, तो इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स टू वाई बन गई, ठीक है। तो ये आपने प्लॉट कर दिया कि भाई जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, एक्स से वाई। अगर करंट एक्स से वाई जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे हो रही होगी, वाई से एक्स, ये चीज क्लियर हुई अंश। अब देखिए, जब y वाले एंड से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए बेटा, तो इसका मतलब जो y है वो किस तरह की पोलैरिटी ले लेगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स जाकर के x पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपके पास जो बेटा एंड x है ये क्या बन गया, लो पोटेंशियल, नेगेटिव होने की वजह से, और जो एंड y है बेटा ये क्या बन गया, हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव होने की वजह से। आप कर पाएंगे बेटा इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए, सो फटाफट से अब हम आगे मूव करते हैं, द पॉइंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सो ये देखिए बेटा, जो अगला पॉइंट आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन। अब भाई सेल्फ इंडक्शन के अंदर सिंपल सी चीज, ठीक है, क्या ध्यान रखोगे कि भाई जो तुम्हारे पास क्वाइल है, मान लो तुम लोगों के पास क्वाइल इस तरीके से ली तुमने, ठीक। अब पूरे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। सीधा सा इसका मैं एक बार कंसेप्ट बता देता हूं, फिर फॉर्मूले हम लोग ध्यान रखेंगे इसके। भाई ये तुम्हारे पास एक क्वाइल थी इस तरीके से करके, और इस क्वाइल में तुम लोगों ने कनेक्ट कर दिया सपोज एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स को, क्योंकि तुम लोग अब स्टडी करना चाहते हो इंडक्शन को। अगर इंडक्शन को स्टडी करना है तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी जो करेगी वो किस तरह के करंट से करेगी, ऑल्टरनेटिंग करंट से। तो इस वजह से तुम लोगों ने यहां पर सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज को कंसीडर करना है बेटा, ठीक। नाउ जैसे तुमने सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज लिया और करंट यहां पर फ्लो करना शुरू कर देता है, तो इस अरेंजमेंट ऑफ क्वाइल की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हो जाएगी, इस तरीके से ये तुमने मैग्नेटिक फील्ड बना ली, दिस वे। अभी तुम लोग इसकी पोलैरिटीज बताने की कोशिश करना बेटा, ये चीज बनाई, ठीक। सपोज अगर मैं बोलता हूं एसी में मैंने लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव पोलैरिटी ले ली है, राइट साइड पर नेगेटिव पोलैरिटी ले ली है, तो नॉर्थ और साउथ किस तरीके से होंगे यहां पर,
जो नॉर्थ और साउथ होंगे वो किस तरीके से होंगे? कहाँ नॉर्थ होगा, कहाँ साउथ होगा? एनीवन? लेफ्ट में? अरे संदीप तुम तो मेरे से ही पूछने लगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया भाई तुमने तो। देखो फटाफट से। सो पॉजिटिव से लेफ्ट वाले में इंडक्शन होगी नेगेटिव की, और राइट साइड में जो नेगेटिव है इससे इंडक्शन हो जाएगी राइट साइड में अपनी पॉजिटिव की। तो मैग्नेटिज्म में जब हम नेगेटिव ले रहे हैं तो ये कौन हो जाएगा हमारा? साउथ। और जो पॉजिटिव है बेटा ये कौन हो जाएगा हमारा? नॉर्थ। तो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट साइड पर तो साउथ पोलैरिटी और राइट साइड पर नॉर्थ पोलैरिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ, और अंदर की तरफ हो जाएगी बेटा आपके पास साउथ से नॉर्थ, दिस वे, इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनी क्वाइल की, उसने अपने ही खुद के एरिया को क्रॉस करना शुरू कर दिया। ध्यान से सोचो भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो क्वाइल के अंदर बनी, ठीक है, उसने अपने खुद के एरिया को क्रॉस करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब उस क्वाइल का अपना खुद का कुछ ना कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। और जैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो वहां कौन इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्दर वहां पे क्या बना सकता है? इंड्यूस्ड करंट। तो सिंपल सी चीज, जब कभी एक क्वाइल के अंदर करंट फ्लो करे, उस करंट की वजह से उस क्वाइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, और उस क्वाइल की खुद की मैग्नेटिक फील्ड ने अपने ही एरिया को क्रॉस करके वहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करा, जिसकी वजह से वहां क्या हो गया? ईएमएफ इंड्यूस हो गया, एंड कॉन्सिक्वेंटली करंट भी इंड्यूस होने लगे। सो दैट फिनोमिना ऑफ इंडक्शन इज नोन एज व्हाट? सेल्फ इंडक्शन। इसी को हम क्या नाम देते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में सेल्फ इंडक्शन के कितने फॉर्मूलाज आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे? सबसे पहला और सबसे स्टैंडर्ड, दैट विल बी द इक्वेशन एज phi b मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई। अब ये phi b भी हटाओ, आप लोग सिर्फ phi लिखो यहां पर कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई, सो दैट आप लोग सेल्फ इंडक्टेंस को लिख सकते हैं सबसे पहले पॉइंट पे इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स ओवर करंट। ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला आप लोग क्या ध्यान रखते थे? दैट इज इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की टर्म्स में तुमने इक्वेशन ली तो तुम्हारे पास हो जाती थी बेटा L इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E एंड डिवाइडेड बाय डी आई बाय डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाती थी आप लोगों के पास इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस तरीके से करके। ठीक है। और अगर आप लोग प्रॉपरली सोलेनॉइड वाली टर्म्स में ले लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के पास जो सेल्फ इंडक्टेंस बन जाता है वो फर्दर क्या बन जाता है? दिस इज एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय एल, या फिर इसी को तुम क्या लिख सकते हो? एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? एरिया, एंड डिवाइडेड बाय एल। और अदरवाइज ये जो अभी इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन के अंदर जो ये कैपिटल एन है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स। ये नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है। आपने इसी इक्वेशन को फर्दर ऐसे भी लिख लेना है, दैट इज स्मॉल एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल, या तो ये लिख लीजिए, अदरवाइज एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर की जगह कौन आ जाएगा? ए, और ये एल। और इस फॉर्मूले के अंदर बेटा जो ये स्मॉल एन है, ये रिप्रेजेंट करता है एन बाय एल की वैल्यू को, एंड दिस विल बी योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इस तरीके से। ठीक है। तो ये तो हो गए तुम्हारे तीन बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले। सबसे पहला कौन सा हो गया? दैट phi इक्वल्स टू एल आई, जिससे आप लोगों ने लिख लिया L इज इक्वल्स टू phi बाय आई। और यहीं से एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आप लोगों के पास एक छोटा सा ग्राफ आ जाता है जिसमें कि हम ये कहते हैं कि भाई जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स भी एसोसिएट होता रहेगा। ठीक है। तो दोनों के दोनों कैसे वेरी करने लगते हैं? डायरेक्टली वेरी करने लगते हैं, इस तरीके से। और जैसे ही आप लोग इस ग्राफ का स्लोप ले लेते हैं, तो स्लोप का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस फाई बाय आई। एंड अगर आप देखें ध्यान से, लेफ्ट साइड पे हमने बॉक्स इक्वेशन में लिखा है फाई बाय आई इज इक्वल्स टू व्हाट? एल। तो ध्यान रखिएगा इस ग्राफ का स्लोप आप लोगों को हमेशा क्या दे सकता है? सेल्फ इंडक्टेंस दे सकता है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो बेसिक हमारे पास चार इक्वेशंस हो जाती हैं। सबसे पहला
L इज इक्वल्स टू 5/I, दूसरा L इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ di/dt, तीसरा अगर मैं प्रॉपरली उसको सोलेनोइड वाली टर्म्स दे देता हूं, सो नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म्स में n स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय एल, और चौथा स्मॉल n स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल। चार तो ये हो जाते हैं। अलोंग विद दिस एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब आप लोगों ने अपने सोलेनोइड में, अपने क्वाइल में करंट फ्लो कराया तो उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो वहां कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी भी स्टोर हुई होगी। सो दैट इज योर एनर्जी स्टोर्ड। अब ये एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में रहेगी? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसका की फॉर्मूला आप लोग क्या लिखेंगे वहां पे? दैट एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Li²। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आप लोगों ने किसके लिए बेटा? फॉर योर एनर्जी स्टोर। जैसे कैपेसिटर में था ना Q²/2C एंड हाफ ऑफ CV², तो एज इट इज यहां पर भी ध्यान रखना है आप लोगों ने हाफ ऑफ Li²। अलोंग विद दिस इसकी जो SI यूनिट रहेगी आपके पास इंडक्टेंस की बेटा, जो हमने ऊपर मेंशन किया यहाँ पे, ठीक है, तो यहीं पे मेंशन करके ध्यान रखना है आप लोगों ने दैट SI यूनिट दैट इज ऑलवेज हेनरी। ठीक है, और कई बार क्या मिलता है आप लोगों को? दिस इज वेबर पर एम्पियर ऑल्सो। ठीक है, सो पहले ये बताइए सेल्फ इंडक्टेंस वाले जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे ध्यान रहेंगे बेटा आप सभी लोगों को अच्छे से? सेल्फ इंडक्टेंस वाले सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे? चलिए जी, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे देखो बेटा। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के बाद? दैट इज ऑल अबाउट योर म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, सो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या चीज होती है उसको भी एक बार बेसिक देख लेते हैं, और फिर उसके बाद उसकी बेसिक इक्वेशंस क्या चलेंगी आपके पास, और कैसे कैसे इसमें चेंजेस आते हैं। अगर आप लोगों ने बात करी म्यूचुअल इंडक्शन की, भाई नाम में ही है म्यूचुअल, ठीक है, सो विल हैव अ पेयर ऑफ कॉइल। तो ये आप लोगों ने किस तरीके से कि भाई एक ये कर ली आप लोगों ने कॉइल यहां पर, ये एक कॉइल रख दी, ठीक है, और इस कॉइल में आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया बेटा सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज को। ये आपने सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज ले लिया यहां पर। ठीक, अब जैसे ही सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज लिया तो भाई इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी, तो ये तुम्हारे पास इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना दी तुमने छोटी सी, इस तरीके से। भाई अगर आपने ऊपर लिया पॉजिटिव तो यहां हो जाएगा साउथ, और नीचे लिया नेगेटिव तो यहां हो जाएगा आपका नॉर्थ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हो गई नॉर्थ से साउथ, और अंदर की तरफ जब देखा तो ये हो गई तुम्हारी साउथ से नॉर्थ। अब तुम लोगों ने क्या करा, इस रीजन में जो ये तुमने एक क्वाइल रखी है इसी के नियर बाय तुम लोगों ने एक दूसरी क्वाइल भी रख दी। ये इसी के नियर बाय तुमने दूसरी क्वाइल रख दी, ठीक है, और इसमें तुम लोगों ने कनेक्ट कर दिया अपने पास एक गैल्वेनोमीटर को। तो देखो जब तक ये दूसरी क्वाइल नहीं रखी थी तब तक तो सेल्फ इंडक्शन अपना बिंदास चलेगा ही चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये तुमने नेबरिंग क्वाइल रख दी जिसमें कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ तुम्हारे पास नेमिंग हो जाएगी अलग अलग तरीके से कि भाई जिसमें करंट फ्लो कर रहा है दिस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी क्वाइल। ये तुम्हारी कौन सी क्वाइल हो जाएगी? प्राइमरी। और जिसमें तुमने गैल्वेनोमीटर लगाया, जिसमें तुम इंडक्शन देखोगे, इसी को क्या नाम दे दिया जाएगा बेटा वहां पे? सेकेंडरी क्वाइल। इस तरीके से। तो अगर देखा जाए अब इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है प्राइमरी की, ठीक है, दिस इज क्रॉसिंग द एरिया ऑफ सेकेंडरी। भाई प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड ने किसके एरिया को क्रॉस करना शुरू किया? सेकेंडरी के एरिया को क्रॉस करना शुरू किया, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंज इन फ्लक्स होगा कहां पे? सेकेंडरी क्वाइल के अंदर। और इसी चेंज इन फ्लक्स की वजह से वहां कौन इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी क्वाइल के अंदर। तो सिंपल सा प्रोसेस, करंट एक फाइल में एक क्वाइल के अंदर फ्लो करे जिसकी वजह से इंडक्शन दूसरी क्वाइल के अंदर हो जाए, सो दैट फिनोमेना विल बी टर्म्ड एज व्हाट? म्यूचुअल इंडक्शन। उसी को हम क्या नाम देते हैं वहां पे? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, जिसमें कि अलग अलग फॉर्मुलाज हैं तुम्हारे पास। तो फॉर्मुलाज क्या क्या बनते हैं ये देखो।
सबसे पहले भाई हम लोग लिखते हैं फ्लक्स इन सेकेंडरी इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड करंट इन प्राइमरी। तो यहां से सबसे पहला फॉर्मूला, दैट म्यूचुअल इंडक्शन विल बी फ्लक्स इन सेकेंडरी एंड बाय करंट इन प्राइमरी। ये तो हो जाता है फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला जो आता है बेटा आपके पास, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की टर्म्स में आप क्या करते थे बेटा वहां पे, दिस म्यूचुअल इंडक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई एस एंड डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी इन प्राइमरी। देखो प्राइमरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा जिसकी वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, सो दैट फिनोमेना विल बी म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तो दो तो फॉर्मुलाज ये हो गए तुम्हारे पास। फिर तीसरा फॉर्मूला आपके पास जो बनता है, दैट विल बी प्रॉपरली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, जब हम सोलेनॉइड कह दें उसको। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन विल बी इक्वल्स टू प्राइमरी सेकेंडरी म्यू नॉट पाए आर एस स्क्वायर, क्योंकि भाई देखो एरिया जो होगा वो किसका क्रॉस किया जाएगा, सेकेंडरी का, तो जो पाई आर रहेगा वो किसके लिए, सेकेंडरी के लिए। सो पाई आर एस स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय लेंथ। नाउ द लेंथ विल बी कॉमन, और अगर प्रॉपर याद रखना चाहते हैं तो ये लेंथ हमेशा किसकी रहेगी, प्राइमरी की रहेगी बेटा। ठीक, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज एन पी एन एस म्यू नॉट एरिया ऑफ सेकेंडरी एंड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ प्राइमरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपके पास फॉर द लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में। ठीक, फिर इसी के साथ, अच्छा पहले ये बताओ, ये बेसिक इक्वेशंस हो जाएंगी सबकी अच्छे से, ये बेसिक इक्वेशंस हो जाएंगी, फिर मैं इसके केसेस लेके चलते हैं बेटा आगे। ठीक है, नाउ अब अगर आप लोगों ने बेटा इसके केसेस कंसीडर किए, तो केसेस के अंदर क्या होता था, देखो भाई सपोज आप लोगों से बोलता है, इफ डिस्टेंस बिटवीन, if distance between coils is increased, अगर कॉइल्स के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया गया, तो जैसे ही डिस्टेंस को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया तो तुरंत हम लोग क्या बोलेंगे, दैट लेस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी विल क्रॉस द एरिया ऑफ सेकेंडरी। भाई कम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस करेगी सेकेंडरी के एरिया को, जिसकी वजह से जो चेंज इन फ्लक्स होगा सेकेंडरी के अंदर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। और अगर ये डिक्रीज करने लगता है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में वो भी क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे कि अगर ऐसा कर देते हैं तो जो म्यूचुअल इंडक्शन है दैट विल डिक्रीज, जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये तो बात हो जाती है किसको लेकर के, दोनों क्वाइल्स के बीच के डिस्टेंस को लेकर के। ठीक है, फिर कहानी आ जाती है कि भाई अगर हम लोग वहां पे मटेरियल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सो सेकंड केस में बोलता है, if sheet is inserted between the coils, अगर क्वाइल्स के बीच में शीट इंसर्ट कर दी जाए, तो अब जो ये शीट इंसर्ट करने वाला पॉइंट आ जाता है ये दो तरीकों से। भाई एक में कहता है आयरन शीट, और फिर दूसरे में तुम लोगों से कहता है कॉपर शीट। तो अब देखो यहां पर क्या होता था आपके पास, भाई अगर आप लोगों ने इंसर्ट करी है वहां पर कॉपर शीट, ठीक है, सो कॉपर क्या होता था, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, और डायमैग्नेटिक होने की वजह से विल नॉट अलाउ द फील्ड लाइंस, विल नॉट अलाउ द फील्ड लाइंस, वो फील्ड लाइंस को अलाउ नहीं करता था। और जब फील्ड लाइंस को अलाउ ही नहीं करेगा तो इन दैट केस तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होगा तो ईएमएफ रिड्यूस होगा, तो इन टर्न हम लोग क्या कहेंगे कि भाई यहां पर जो म्यूचुअल इंडक्शन का एक्सटेंट है वो भी क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। सो सिंपल सा पॉइंट, कॉपर शीट अगर डाली, सो कॉपर बीइंग डायमैग्नेटिक इन नेचर मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे करके जो पहले फ्लक्स बन रहा था वो डिक्रीज होने लगेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और म्यूचुअल इंडक्शन का जो एक्सटेंट है दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये तो कहानी हो जाती है कॉपर शीट के केस में। बट अगर वहां पे आयरन शीट डाल दी
तो आयरन शीट बीइंग फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, इसका नेचर कैसा रहेगा, फेरोमैग्नेटिक। एंड फेरोमैग्नेटिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ, विल अलाउ मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, विल अलाउ मोर फील्ड लाइंस, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा। और जब ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस को अलाउ करना शुरू कर देगा, तो इसकी वजह से जो चेंज इन फ्लक्स होगा सेकेंडरी के अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आएगा, ठीक है, दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि भाई जो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना है, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ने लगी है, म्यूचुअल इंडक्शन भी बढ़ने लगा है। तो इस तरीके से ये पॉइंट ध्यान रहेंगे आप सभी को अच्छे से बेटा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के। चलिए जी, बहुत बढ़िया भाई। ये देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन करने के बाद, दैट इज ऑल अबाउट द मोशनल ईएमएफ। ठीक है, कि मोशनल ईएमएफ की सिचुएशंस क्या होती हैं और किस तरीके से काम करेंगे वहां पे आप लोग, ये देखिएगा। मोशनल ईएमएफ, ध्यान से समझना बेटा इसको। मोशनल ईएमएफ में आते हैं हमारे दो केसेस, ठीक। ओके, संदीप, आई थिंक संदीप, संदीप बेटा आप, यू हैव रेज हैंड। सर अगर प्राइमरी कॉइल में करंट इंक्रीज कर दिया जाए, अरे संदीप कंसेप्ट लगाना अभी पूरा का पूरा जो बताया, प्राइमरी में अगर तुम करंट को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। और अगर ज्यादा फील्ड बन रही है, तो जो वो ज्यादा फील्ड सेकेंडरी के एरिया को क्रॉस करेगी, तो तुम्हारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो इंक्रीज होगा। एंड इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी इंक्रीज करेगा। सो मींस इसका मतलब क्या हुआ, द म्यूचुअल इंडक्शन विल इंक्रीज। संदीप जी क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके चलो प्रोसेस के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के, ठीक है, कि भाई जब ज्यादा करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी तो वो फ्लक्स ज्यादा बनाएगी, फ्लक्स ज्यादा होगा तो ईएमएफ ज्यादा होगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक। नाउ मोशनल ईएमएफ में दो केसेस हो जाते हैं, एक आ जाएगा आप लोगों के पास ट्रांसलेटरी, और दूसरा आ जाता है बेटा आप लोगों के पास रोटेशनल। तो देखो ट्रांसलेटरी का तो सिंपल सा केस हो गया आपके पास, ठीक है, कि जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, तो इन दैट केस जो तुम्हारा मोशनल ईएमएफ रहेगा, दिस विल बी सिंपली माइनस ऑफ बीएलवी। बिल्कुल सही अंश बेटा, एकदम सही जवाब दिया है, ठीक। सो दिस इज माइनस ऑफ बीएलवी, ये चीज हो जाएगी। और अगर बात आती है रोटेशनल की, तो रोटेशनल में हमारा दो फॉर्मूले चले जाते हैं। एक फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एंगुलर, दैट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, और एक हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर, सो दैट इज बी एल वी बाई टू, ठीक है। ये कहानी तो तब है जब आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाए। डन। अब समझो ध्यान से, भाई सपोज आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन आता है वो एयरक्राफ्ट वाला, एक ध्यान से देखना यहां पर, ठीक। क्वेश्चन के अंदर बोलता है दिस एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग विद स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड एंड लेंथ ऑफ विंग्स, लेंथ ऑफ विंग्स इज एल मीटर। जो लेंथ है विंग्स की वो तुम्हारे पास एल मीटर दे दी गई है। एंड अलोंग विद दिस वो आप लोगों से बोलता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट प्लेस इज 10 to the power -4 टेस्ला, ठीक। एंड एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस इज 30 डिग्री, ठीक है। और फिर बोलता है एस्टिमेट द ईएमएफ, एस्टिमेट द ईएमएफ। तो जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन मिलती है तुम लोगों को, तो तुम लोगों को थोड़ा सा एनालाइज करना है सिर्फ इस चीज को, कि यार जब तुम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हो, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच, और एक हो गया आपके पास ये वर्टिकल कंपोनेंट बी वी। तो जो बी एच होता था ये कितना हो जाता था तुम्हारे पास बी ई कॉस डेल्टा, और जो बी वी होता था ये कितना हो जाता था बी ई साइन डेल्टा, इस तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट ऐसे सामने से आ रहा है,
ये इसके विंग्स रहे। ठीक। तो अब जरा इमेजिन कीजिए अगर एयरक्राफ्ट इस तरीके से मूव कर रहा है आपके पास, बड़ा ही गंदा बनाया हम लोगों ने ये। ठीक है, ये आपका एयरक्राफ्ट जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इसके विंग्स रहे यहाँ पर हमारे पास। तो जो एयरक्राफ्ट के विंग्स होंगे वो कौन से कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके निकलेंगे, वर्टिकल को या फिर हॉरिजॉन्टल को? ऑलवेज द वर्टिकल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि जब यहां पर कहानी आ जाएगी, ठीक है, प्लेन के केस में, तो जो प्लेन के विंग्स हैं वो किसको क्रॉस करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को। ठीक है, विल क्रॉस द बीबी कंपोनेंट। अब देखो ट्रांसलेटरी मोशन है भाई, आपका एयरक्राफ्ट जो है वो कैसे मूव करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन में। इसका मतलब आप लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन वाला ईएमएफ यूज करा, बी एल वी, ये लगाया। पर आप लोग इस बी की जगह किसे यूज करेंगे, बी वी को। और बी वी की वैल्यू क्या है, दिस इज बी ई साइन डेल्टा। तो जैसे ही आपने इसे यूज किया तो आप लोगों के पास ईएमएफ जो बनेगा वो कितना बनेगा, दिस इज बी ई साइन डेल्टा इंटू एलवी। तो आप लोग अपने फॉर्मूले में इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर एयरक्राफ्ट वाली सिचुएशन आती है तो ये चीज करेंगे। ठीक है, डायग्राम बना करके देख लेना थोड़ा सा, तो वहां चीजें हो जाएंगी। फिर दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आता है, ये भी सीखो ध्यान से। भाई अगर आप लोगों के पास साइकिल व्हील की सिचुएशन है, ठीक है, साइकिल व्हील की सिचुएशन में दो तरीके के मोशन हो जाएंगे, कि अगर साइकिल व्हील वर्टिकली रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, और अगर साइकिल व्हील हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, अब सिचुएशंस को सोचिएगा आप लोग ध्यान से। सपोज अगर फ्लाई व्हील आपका ये हो गया, साइकिल का व्हील आपका ये हो गया, ठीक है, एंड इज रोटेटिंग इस तरीके से विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, ये तुम्हारे साइकिल के व्हील के मेटालिक स्पोक्स हो गए इस तरीके से। और तुम्हारे पास दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कंपोनेंट होगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हो गया तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट। अब जरा सोचिए, जब इस सिचुएशन में जब तुम्हारा साइकिल का व्हील रोटेट करेगा तो वो कौन से कंपोनेंट को क्रॉस करेगा, जो व्हील के स्पोक्स होंगे वो कौन से कंपोनेंट को क्रॉस करेंगे जब साइकिल का व्हील ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो कौन से कंपोनेंट को क्रॉस करेंगे, वेरी गुड, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो अब तुम जो फॉर्मूला लगाओगे E इज इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, इस इक्वेशन में आप लोग बी की जगह पर किसे यूज करेंगे, बी एच को। और ये बी एच कितना होता है तुम्हारे पास, दिस इज बी ई कॉस डेल्टा। ठीक है, तो बेटा आपके पास यहां जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, दैट मोशनल ईएमएफ ई विल बी इक्वल्स टू बी ई कॉस डेल्टा ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू। इस तरीके से ये कब करना है, अगर तुम्हारा व्हील कैसे रोटेट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है, ये डायग्राम को ध्यान रखेंगे। एंड सपोज अगर तुम्हारे पास व्हील इस तरीके से घूमने लगे, कि ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। तनीषा बताइए बेटू, तनीषा तेंजिल किसका डाउट है बेटा, तेंजिल। देखो बेटा जी देखो, अगर आपके साइकिल व्हील, आप प्रैक्टिकली जरा इमेजिन करो, आपका साइकिल व्हील जब ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूमेगा तो उसके जो मेटालिक स्पोक्स हैं वो ऐसे वर्टिकल घूमेंगे। तो जब वर्टिकल प्लेन में रोटेशन हो रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो वो पैरेलल हो गया, तो क्रॉस किसे करेगा बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही तो करेगा। आज घर में अगर छोटे भाई बहन की साइकिल खड़ी है तो पैडल मार के उसके व्हील को देखो, तो जब व्हील ऐसे वर्टिकली घूम रहा है तो जो उसके मेटालिक स्पोक्स हैं उनका वर्टिकल मोशन होगा ना, ऐसे वर्टिकल प्लेन में। तो जब वर्टिकल प्लेन में मोशन होगा तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, तो क्रॉस करने लगेंगे। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो जिसको क्रॉस करेंगे उसकी वजह से इंडक्शन होगी, और फॉर्मूले में हम उसी को इन्वॉल्वमेंट देखेंगे उसी की। तेंजिल जी हो जाएगा। चलिए, अब तेंजिल आप बताइएगा कि अगर हम लोगों का जो व्हील है, ठीक है, अब आपने क्या करा, गुस्से में आके अपने भाई की साइकिल को नीचे गिरा दिया, पर मान तुम फिर भी नहीं रही, तुम क्या कर रही हो, उस गिरी हुई साइकिल में बेचारे में पैडल मार के उसके व्हील को घुमा रही हो।
ठीक है, अब तुम्हारा व्हील इस तरीके से घूम रहा है विद पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड ओमेगा, और ये रहे तुम्हारे दो कंपोनेंट्स। भाई ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब ध्यान से देखो, जो साइकिल का प्लेन ऑफ रोटेशन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल हो गया, और परपेंडिकुलर किसके साथ है, वर्टिकल वाले के साथ। तो इसका मतलब जो मेटालिक स्पोक्स हैं आपके पे ये साइकिल के, ये किसे क्रॉस करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को। तो जब ये वर्टिकल कंपोनेंट को क्रॉस करेंगे बेटा, तो अब तुम फॉर्मूला क्या कौन सा यूज करोगे, E इज इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, पर यहां B की जगह कितना यूज करेंगे, BV, मतलब BE साइन डेल्टा। तो तुम्हारे पास जो फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू BE साइन डेल्टा ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, इस तरीके से करके। ठीक है, तो ये बेटा मोशनल ईएमएफ के टोटल ये तीन केसेस बनेंगे आपके, तो ये तीनों केसेस ध्यान रहेंगे। एक तो वो एयरक्राफ्ट वाला हो जाएगा जिसमें कि वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा साइकिल का व्हील अगर वर्टिकल रोटेट करता है, ठीक है, तो किसको क्रॉस कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वाले को, और अगर हॉरिजॉन्टल रोटेट करता है तो किसको क्रॉस करेगा, वर्टिकल वाले को। मोशनल ईएमएफ के ये तीनों केसेस कर पाएंगे सब लोग अच्छे से। चलिए जी, ना अब यहां से देखिए बेटा, जो अगला पॉइंट आता है आपके पास, ठीक, दैट इज ऑल अबाउट योर सीरीज पैरेलल का एक छोटा सा पॉइंट है, इसको फिक्स कर लीजिएगा। मैं चारों पॉइंट्स यहां पे मेंशन कर दूंगा आपके पास अभी। देखिए, अगर आप लोग लेते हैं बेटा इन केस ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर, आपके फॉर्मूलाज जो हैं वो सेम चलते हैं। सेम कैसे चलते हैं ये देखो, अगर आपने लिखा रेजिस्टेंस इन सीरीज, सो द फॉर्मूला विल बी R1 प्लस R2 एंड अप टू Rn। अगर लिखा आपने पैरेलल में, तो 1/Rp विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 एंड अप टू 1/Rn, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग लिखते हैं इंडक्टर में, तो सेम फॉर्मेट विल बी देयर। ठीक है, अगर इंडक्टर में लिखा, सो इंडक्टेंस इन केस ऑफ सीरीज, अगर नंबर ऑफ इंडक्टर्स को सीरीज में लगा दिया, सो दिस इज L1 प्लस L2 एंड अप टू Ln। और अगर आपने इनको पैरेलल में लगाया, तो 1/Lp विल बी इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 एंड अप टू 1/Ln। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा इस चैप्टर में कहीं ना कहीं, अभी तक तो कहीं है नहीं वैसे, बट बाय चांस अगर मिले तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये वाला पूरा। ठीक, और अगर आप लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे कैपेसिटर एंड पावर के लिए, कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिकल पावर, तो इनके लिए सेम फॉर्मेट चलता है आपका, कि अगर आप लोगों ने लिखा कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 एंड अप टू Cn। बिल्कुल इसी तरीके से अगर लिखा आपने पावर इन पैरेलल, सो दिस इज गोइंग टू बी P1 प्लस P2 एंड अप टू Pn। अगर आपने लिखा कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो 1/Cs इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड अप टू 1/Cn। और इसी तरीके से अगर पावर लिखते हैं इन सीरीज, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/P1 प्लस 1/P2 एंड अप टू 1/Pn। तो ये चारों के चारों फॉर्मूलाज जो हैं इनको ध्यान रखिएगा। ये चारों पॉइंट्स हो जाएंगे सबके, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ कैपेसिटर एंड इन केस ऑफ पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ये हो जाएगा सबका। चलिए जी, देन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं आपके पास, यहां पर ये फिनिश हो जाएगा आप लोगों का। दैट इज ऑल अबाउट योर एडी करंट। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें जो कि आपको ध्यान रखना है बेटा। यहां पर एडी करंट, भाई एडी करंट में क्या चीज ध्यान रखो आप लोग, सिंपल पॉइंट्स में कर दो। सबसे पहला पॉइंट, भाई स्मॉल मैग्नीट्यूड करंट है, स्मॉल मैग्नीट्यूड करंट। दूसरा पॉइंट, इन कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म, इन कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म। ठीक है, किस तरीके से रहते हैं, कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म में रहते हैं। फिर सर दूसरा पॉइंट, हाँ जी बिटू। सर आपने जो ऊपर रेजिस्टर और इंडक्टर एंड कैपेसिटर पावर का जो
फॉर्मूले बताए हैं, इनमें हाँ जी बेटा। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? बेटा अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल बल्ब्स हैं जिनकी की आइडेंटिकल पावर है, और उन्होंने तुम्हें दे दिया कि एन नंबर है, एन नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, तुमने उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो पावर कितनी बनेगी? तो विल यूज दिस फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लगाया। ओके बोला सर। पैरेलल में है तो कैसे ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इस यस सर। तरीके से करके। चलिए जी, सो एडी करंट में क्या आ गया? सबसे पहला पॉइंट स्मॉल मैग्नीट्यूड करंट है, जो कि कैसे बनेंगे? कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म में बनेंगे। कब बनेंगे? सो व्हेन अ मेटल शीट is allowed to oscillate, is allowed to oscillate in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जब मेटल शीट को आप ऑसिलेट कराएंगे तो क्या होगा? कभी उसका ज्यादा एरिया क्रॉस कर रहा होगा, कभी उसका कम एरिया क्रॉस कर रहा होगा। जैसे जैसे फील्ड में एंटर करनी शुरू करेगी, एरिया ज्यादा क्रॉस होता जाएगा, फील्ड से बाहर निकलने लगेगी, एरिया कम क्रॉस होने लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई और एरिया बदलने लगा, तो चेंज इन फ्लक्स होगा। और वही चेंज इन फ्लक्स वहां पे क्या करेगा? ईएमएफ बनाएगा, और वही ईएमएफ वहां पर क्या बनाएगा? इंड्यूस्ड करंट बना देगा। फर्क इतना रहेगा कि जो अब जो करंट बनेंगे उस मेटल शीट के अंदर, भाई मान लो ये तुम्हारी मेटल शीट रही, और इसको तुम लोगों ने ऑसिलेट कराना शुरू करा अपनी इस तरीके की एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो तुरंत के तुरंत आप लोगों के पास यहां पर कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म के अंदर क्या आ जाएंगे? एडी करंट्स आ जाएंगे। अब देखिए इनकी डायरेक्शन कैसे लेनी है। रूल नहीं है ये कोई भी, सिर्फ कन्वेंशन लिया जाता है इस तरीके से। जैसे हमारे पास था ना फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल, तो अब यहां पे रिवर्स कर दो, लेफ्ट हैंड थंब लो, ठीक है। तो जो थंब है दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तुम लोगों को बताना है, ध्यान से सोचना यहाँ पे बेटा। अगर तुमने लेफ्ट हैंड ले लिया अपना और ऐसे थंब जो है वो तो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो कि फिलहाल हो गई इनवर्ड, तो जो तुम्हारी एनसर्कल्ड फिंगर्स है, ठीक है, जब तुम फिंगर्स को एनसर्कल्ड करोगे तो वो तुम्हें देंगी एडी करंट की डायरेक्शन। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी तो तुम्हारी एनसर्कल्ड फिंगर्स तुम्हें क्या डायरेक्शन दे रही हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, सो दे आर गोइंग योर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, ठीक है। और अगर यही तुम्हारी हो जाती डॉट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो वहां पर तुम्हारे पास क्या बन जाता? क्लॉकवाइज बन जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है ये चीज एडी करंट को लेकर के। अब एक पॉइंट थ्योरेटिकल है, ठीक है, उसको आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों ने ध्यान से सोचना, आप लोगों ने अपनी मेटल शीट को ऑसिलेट कराना शुरू करा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बिंदास ऑसिलेट करा रहे हो। जब तुमने ऑसिलेट कराना शुरू कर दिया तो वहां पर बन गए एडी करंट। एडी करंट जो होंगे वो मोशन ऑफ द मेटल शीट को अपोज करेंगे या नहीं करेंगे? जो एडी करंट है वो मेटल शीट के मोशन बिंदास करेंगे इन अकॉर्डेंस टू द लेंजेस लॉ। अब जब अपोजिशन मिलेगी तो जो आपकी शीट का मोशन है दैट विल स्टार्ट किस तरह की ऑसिलेशन शो करेगा? वो अनडैम्ड या फिर डैम्ड? सोचिए, अपोजिशन मिल रही है, अपोजिशन की वजह से तुम्हारी मेटल शीट धीरे धीरे स्लो होना शुरू कर देगी, सो दैट विल स्टार्ट गिविंग व्हाट? वेरी गुड, डैम्ड ऑसिलेशन। तो ये पॉइंट याद रखना है, बोल देता है, ठीक है, कि भाई एक मेटल शीट है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, धीरे धीरे उसका मोशन जो है वो डैम्ड होने लगा। तो क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट। किसकी वजह से मोशन डैम्ड हो रहा है? एडी करंट की फॉर्मेशन की वजह से मोशन जो है वो डैम्ड होने लगेगा, ठीक। फिर बात आ जाती है इसके यूजेस को लेकर के, कि भाई इसको यूज कहां कहां पे करा। तो इसमें यूजेस में क्या ध्यान रख लिया? एक बना दिया आप लोगों ने अपना इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। फिर आप लोगों ने यूज करा मेडिकल डायग्नोज में। फिर आप लोगों ने यूज किया इलेक्ट्रिक पावर मीटर में। फिर आप लोगों ने यूज किया मैग्नेटिक ब्रेक्स में। जी तेंजिल बेटा। सर मैसेज। मैसेज? अब मैं मैसेज में ध्यान दूं या लिखने में? सर अगर हम करंट को मिनिमाइज करेंगे तो इंडक्शन फर्नेस कैसे चलेगा? बेवकूफ, मिनिमाइज करना ही क्यों है तुझे? हमेशा थोड़ी मिनिमाइज करके चलोगी, जहां डिसएडवांटेज आएगा वहां मिनिमाइज करोगी, जहां एडवांटेज है वहां कैसे मिनिमाइज करोगी?
बेटा जी लेंजेस लो तो है, क्या तुम वहां पे अपनी इंडक्शन फर्नेस को जो करंट दे रही होती है वो बंद कर देती हो? वहां करंट कॉन्टिन्यूसली दिया जाता है नहीं दिया जाता? तेंजिल जी, लेंसेज लो तो काम कर रही है, अपोजिशन मिल रही है, पर जो करंट सप्लाई आप दे रहे हो तो जिसकी वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कि एडी करंट बनाती है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, क्या उस मेन करंट को आपने बंद कर रखा होता है या उसको चालू कर रखा होता है? अगर सपोज आप इंडक्शन फर्नेस पे रख के चाय बना रही हो तो स्विच ऑफ है और देख रही हो हाँ भैया चाय बन रही है, बेटा कौन सी चाय पिलाओगी ये? ठीक है, तो यू आर डूइंग वर्क, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, लेंसेज लो अपना काम कर रही है, बट हमने क्या करा, लेंसेज लो को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ईएमएफ जीरो ना हो, करंट जीरो ना हो, हम लोग एक्सटर्नली वर्क कर रहे हैं। अब वो एक्सटर्नली वर्क कौन है? हमारा जो मेन से करंट आ रहा है वो वाला। चलिए जी, तेंदिल को भूख लग गई है बहुत जोर से, तो खत्म होने वाला है बेटा, ये छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। देखो, सो एक तो हो गया यूज में आपका इंडक्शन फर्नेस, दूसरा हो गया आपका मेडिकल डायग्नोस ईसीजी एंड ऑल इन सब में, फिर आते हैं आपके इलेक्ट्रिकल पावर मीटर। अब तो जो हमारे मीटर्स हैं वो डिजिटल हो गए, पहले वाले जो होते हैं ना जिसमें से एक व्हील घूमता था, मेटालिक व्हील, मेटालिक डिस्क होती थी वो घूमती थी, तो उन मीटर्स के अंदर हमारा एडी करंट जो है उसका यूज किया जाता था। फिर आपके मैग्नेटिक ब्रेक जो होते हैं ट्रेन के, उसमें भी हमारे पास क्या यूज किया जाता है, एडी करंट। तो ये इसके स्टैंडर्ड यूजेस हैं। ठीक, और फिर मिनिमाइज, अगर कहीं डिसएडवांटेजियस हो गए तो इनको मिनिमाइज करने के दो मेथड ध्यान रखोगे। तो मिनिमाइजेशन के दो मेथड क्या हो गए, पहला लेमिनेटेड कोर, और दूसरा मेकिंग स्लॉट्स और पोर्स इन मेटल शीट। ठीक है, परफोरेट कर देते थे आप लोग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं आप लोगों को जो कि बेटा ध्यान रखने हैं अपने ईएमआई चैप्टर के लिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा ईएमआई के जो बेसिक इक्वेशन है, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन वाला जो पॉइंट था कि कब नॉर्थ आएगा कब साउथ आएगा, एडी करंट के यूजेस क्या हैं, ठीक है, मोशनल ईएमएफ, कब रोटेशनल वाला, रोटेशनल में कब कौन सा फॉर्मूला, तो ये सारे पॉइंट सबके अच्छे से तैयार हो जाएंगे बेटा। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।